नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि अभी सीजीएल के लिए प्रैक्टिस सेट की वीडियो चलाई जा रही है, इसके तहत ये तीसरी वीडियो आप लोगों के लिए। इससे पहले हमने 2 वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है और ये जब तक आपके एग्जाम चालू नहीं हो जाते, रोज़ाना एक वीडियो जो है आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ये सीरीज ही आप लोगों के फरमाइश पे ही चलाया गया है। आप लोगों ने देखा कि एमटीएस में हमने प्रैक्टिस सेट का वीडियो चलाया था, जिससे बच्चों को काफ़ी हेल्प हुआ है ना। इसी प्रकार से इसी उम्मीद के साथ कि सीजीएल में भी इसी प्रकार का आपका हेल्प हो, उसी विश्वास के साथ ये सीरीज मैंने लॉन्च किया है। तो आप अगर एग्जाम देने वाले हैं आने वाले समय में, या आप सीएचएसएल की मेंस देने वाले हैं, या सीएचएसएल प्रे देने वाले हैं, या आपका सीजीएल देने वाले हैं, या यूं कहें कि टीसीएस के द्वारा सेट किया गया पेपर को आप अटेंड करने वाले हैं, तो आपके लिए सीरीज काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये क्लास। हमारा जो पहला प्रश्न है, व्हिच प्रोफेशनल इंडियन स्पोर्ट्समैन इज कॉल्ड द इंडियन एक्सप्रेस। किस प्रोफेशनल भारतीय खिलाड़ी को, है ना, इंडियन एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं। देखिए, इंडियन एक्सप्रेस के नाम से महेश भूपति को जानते हैं। महेश भूपति ये लारा दत्ता का हस्बैंड है। लारा दत्ता को आप सभी जानते ही होंगे, है ना। तो इनके हस्बैंड है, इनको इंडियन एक्सप्रेस कहा जाता है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ढींग एक्सप्रेस ये हिमा दास को कहा जाता है। देखिए, मैं जो चीज़ पढ़ाता हूँ पूर्णतः फैक्ट के साथ, तो इस टॉपिक से, इस नाम से मुझे जो भी लगेगा कि एग्जाम में आ सकता है, सबको आप एक ही जगह देखेंगे। वैसे ही पढ़ाने का स्टाइल है। जो बच्चे न्यू हैं, पुराने वाले तो समझ गए, है ना। ढींग एक्सप्रेस जो है ये हिमा दास को कहा जाता है। हिमा दास आपका भारतीय राज्य असम से बिलोंग करती है। उड़न परी पीटी उषा को कहा जाता है। पीटी उषा को गोल्डन गर्ल भी कहा जाता है। और ये जो है वर्तमान में भारतीय ओलंपिक जो संघ है उसके अध्यक्षा हैं, ठीक है, ओलंपिक कमेटी की, ठीक है। इसके अलावा जो आपका गोल्डन गर्ल तो पीटी उषा हो गया। इसके अलावा गोल्डन बॉय भी उपनाम है इंडिया में। तो गोल्डन बॉय जो है ये नीरज चोपड़ा को कहा जाता है, ठीक है। ये सभी बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होती है। राहुल द्रविड़ को कहा जाता है। राहुल द्रविड़ वर्तमान में इंडियन टीम के मुख्य कोच हैं। इसके अलावा मैसूर एक्सप्रेस जगावल श्रीनाथ को कहा जाता है। सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर कहा जाता है। हरभजन सिंह को टर्मिनेटर कहा जाता है। और टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले जो आपका हैट्रिक विकेट लेने वाला जो है आपका कौन है, तो ये हरभजन सिंह है इंडिया के तरफ से। ब्लैक पर्ल पेले को कहा जाता है। पेले का निधन हो गया है, यानी इनके जो है मृत्यु हो गई है, तो आप इन्हें भी ध्यान रखें, ये आ सकता है एग्जाम के अंदर। इसके अलावा फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को कहा जाता है। एमटीएस के एग्जाम में मिल्खा सिंह का जो बुक है, बायोग्राफी है, ये काफ़ी बार पूछा गया है। तो इनके बायोग्राफी का नाम है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। क्या? द रेस ऑफ माई लाइफ, माफ़ कीजिएगा, द रेस ऑफ माई लाइफ जो है ये मिल्खा सिंह की जो है बुक है, द रेस ऑफ माई लाइफ, है ना। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की किताब है, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी कान में नहीं पाई जाती है। देखिए, ये क्वेश्चन इसलिए बनेगी आने वाले समय में क्योंकि कान के अंदर मात्र 3 ही हड्डी होती है। ये आप भी जानते हैं, है ना। कान के अंदर 3 हड्डी और 3 इधर 6 हड्डी होती है ना। तो ये जो है आपको ध्यान रखना होगा कि भैया ये जो आने वाले समय में ये क्वेश्चन बन सकता है। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग बोन इज नॉट फाउंड इन द ईयर, है ना। तो देखिए, ये जो 3 हड्डी होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, इनकस, मेलियस और स्टेपिस, यही वो 3 नाम है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे, इनकस मेलियस स्टेपिस, इनकस मेलियस स्टेपिस 3-4 बार बोलेंगे, आपको याद हो जाएगा। और कान को एक बार छू लीजिएगा तो पक्का याद हो जाएगा, है ना। अब देखिए, इसमें से जो स्टेपिस होती है ये सबसे स्मॉलेस्ट बोन है आपका शरीर के अंदर, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, ये सबसे छोटा बोन है स्टेपिस, ठीक है। इसी प्रकार से स्टेपिस जो है मानव शरीर की सबसे छोटी बोन होती है, ये मैंने बता रखा है। इसके अलावा ये फीमर को हिंदी भाषी वाले के लिए इसे उरु भी लिखते हैं, उरु, है ना। ये जांग में होता है। कहाँ पे होता है? जांग में होता है ना। तो इसे फीमर कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में उरु कहते हैं, जांग में होता है। और ये सबसे लॉन्गेस्ट बोन है, मतलब शरीर का, है ना, सबसे लॉन्गेस्ट बोन है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। आपने स्मॉलेस्ट बोन स्टेपिस को देखा जो कान के अंदर होती है, लॉन्गेस्ट बोन जांग के अंदर होती है, फीमर, है ना। हड्डियों के जो आपका साइंटिफिक स्टडी होती है बोन्स की, उसे क्या कहते हैं? तो ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
ऑस्टियोलॉजी। आप सीजीएल की क्लास ले रहे हैं तो ये जो जाहिर सी बात है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ते होंगे, तो ऑस्टियोलॉजी जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपका आ जाता है, स्टडी ऑफ बोन्स। उसी प्रकार से साइनोलॉजी कुत्तों का है ना, ये कैलोलॉजी सौंदर्य विज्ञान का है ना, तो ये सब जो है स्टडी हो जाती है। जिसके लास्ट में लॉजी लगता है इसका मतलब स्टडी से है ना। इसके अलावा कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से जो है बोन्स की जो भी डिजीज होती है ये कैल्शियम और विटामिन की कमी से होती है। जैसे कैल्शियम की कमी से तो हड्डी की डिजीज जनरली कमजोर हो जाता है हड्डी वगैरह। इसके अलावा विटामिन डी के कमी से खास करके रिकेट्स नामक बीमारी होती है, रिकेट्स या फिर ऑस्टियोमलेशिया है ना, ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी होती है ना, ये मलेशिया चला जाता है हड्डी है ना। तो ये दोनों ही बीमारी जो है विटामिन डी के कमी के कारण होती है। अब विटामिन डी को क्या कहा जाता है भैया, तो कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। इसके रासायनिक जो आपका केमिकल नेम है ये क्या कहा जाता है, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। और ये सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलता है, तो सनलाइट में, सूर्य की प्रकाश में। ठीक है, सभी बातों को ध्यान रखेंगे। ज्यादातर शब्दों को जो है जो भी लगता है मुझे कि आप हिंदी में नहीं समझ पाएंगे उसको मैं इंग्लिश में बोलते जा रहा हूं, क्योंकि ये सीजीएल की क्लास है और ज्यादातर बच्चे इसमें इंग्लिश में ही पढ़ते हैं है ना। अगला है हमारा, किस राज्य की सरकार ने मार्च 2023 में लाडली बहना नामक योजना शुरू की। व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ स्कीम कॉल्ड लाडली बहना इन मार्च 2023 है ना। तो ये जो लाडली बहना नामक स्कीम आई है ये आपका एमपी के सरकार ने लाया है। कहाँ का सरकार लाया है, एमपी के सरकार लाया है। और इस स्कीम का जो बेसिक मतलब मोटो है, लक्ष्य है, ये क्या है कि महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार लाना। किस चीज के माध्यम से, आर्थिक स्वतंत्रता के माध्यम से। अब भैया आर्थिक स्वतंत्रता कब होती है हमारे पास, जब हमारे जेब में ढौआ हो, रुपया हो है ना। जब पैसा रहेगा तब ना आर्थिक रूप से आप स्वतंत्र रहोगे भाई। अब पैसे नहीं है तो क्या खरीद पाओगे है ना, मने नहीं है, होगा ही नहीं भाई है ना। तो ये इस योजना का बेसिक मोटो ही यही है कि महिलाओं के पोषण और उसके स्वास्थ्य की दशा में जो है स्थिति में सुधार लाए आर्थिक स्वतंत्रता के माध्यम से। इस योजना में लाभार्थी जो लेडीज होना है उनकी उम्र सीमा क्या होना चाहिए, 23 से लेके 60 वर्ष के बीच में होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इस योजना के तहत 23 से 60 वर्ष की सभी महिलाएं जिसका वार्षिक आय 2.5 लाख रुपया से कम है 1000 की आर्थिक मदद प्रति माह दी जाएगी। यानी सालाना 12,000 रुपए की राशि जो है मदद के तौर पे मध्य प्रदेश के सरकार वहाँ की जो लेडीज हैं जो इस क्राइटेरिया को फॉलो करती है उनको जो है देंगे है ना। इसके अलावा मध्य प्रदेश में क्या कुछ है जो आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे कान्हा नेशनल पार्क है, संजय नेशनल पार्क है, सांची का स्तूप है और ये खजुराहो का मंदिर है। अब यहाँ से कई सारे क्वेश्चन फूट के निकलते हैं। आपसे पूछा जाता है कि सांची का स्तूप जो वर्तमान स्वरूप में आजकल आप देख रहे हैं इसकी खोज कब किया गया, तो आप कहोगे भैया इसकी खोज 1818 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, 1818 ईस्वी में किया गया था। सीजीएल मेंस में आया था, इसीलिए यहाँ पे जिक्र करना उचित समझा। ठीक है, ये 1818 में खोजा गया है सांची का स्तूप। किसने बनवाया है, तो मौर्य सम्राट अशोका ने बनवाया है आपका क्या, सांची का स्तूप। अब अशोक को एक मैं बार बार बताता हूँ, ये नाम जरूर याद रखें अशोक के बारे में। देवनाम प्रियदर्शी कहा जाता है अशोक को और ये मौर्य वंश से संबंधित है ना, बिंदुसार के पुत्र थे। किसके पुत्र थे, बिंदुसार के पुत्र थे। बिंदुसार, देखिए बिंदुसार नदी भी है ना, और बिंदुसार ये शासक हैं मौर्य वंश के जिनके पुत्र अशोक हुए है ना। मौर्य वंश में सबसे प्रतापी राजा आप अशोक को कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तो सांची के स्तूप से के रिलेशन में जो है सब चीज था। अब आ गया आपका खजुराहो का मंदिर। देखिए खजुराहो का मंदिर किसने बनवाया है, तो चंदेल शासकों ने बनवाया है। कौन बनवाया है, चंदेल शासकों ने बनवाया है। इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ है भैया, तो कंदरिया महादेव का मंदिर जो है इसी खजुराहो के मंदिर के परिसर में है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन कीजिए। सेलेक्ट द करेक्ट पेयर फॉर्म ऑफ फॉलोइंग ऑप्शंस। आपको जो है सेलेक्ट करना है कि किसकी मिलान सही किया गया है। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना कृषि पर फोकस दिया गया क्या, बिल्कुल नहीं दिया गया दोस्त।
कृषि पर फोकस जो है ये प्रथम पंचवर्षीय योजना में दिया गया है। और फर्स्ट वाले का जो आपका अवधि रहा था, समय अवधि, ये कहाँ से कहाँ तक रहा था कोई बताएगा? 1951 से 1956 जो है इसके ड्यूरेशन थे, पहले वाले जो 5 ईयर प्लान था, ठीक है। और इसमें जो है मेन फोकस जो है किस पे दिया गया? एग्रीकल्चर पे। दूसरी, पहला लाइन गलत हो गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना, इसमें भारी उद्योग पर फोकस दिया क्या? तो ये भी गलत हो गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग के साथ साथ कृषि, ये दोनों पे संबंध मतलब समान रूप से फोकस किए गए। यानी जो हैवी मतलब जो भी मतलब फैक्ट्रियां हैं उनके साथ साथ एग्रीकल्चर, इन दोनों पे ध्यान दिया गया थर्ड वाले में। तो दूसरी लाइन भी गलत हो गई आपकी। पहली पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, ये बड़ी अच्छी बात करी आपने। पहला पंचवर्षीय योजना जो है महालनोबिस मॉडल पे नहीं आधारित था, है ना। पहला तो हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था भैया, है ना। तो ये भी जो है गलत हो गया, है ना। तो ये भी गलत हो गया, ये तीनों ऊपर के गलत हैं। इसके अलावा चौथी पंचवर्षीय योजना परिवार नियोजन कार्यक्रम, है ना, ये एकदम जो है सही है। चौथी पंचवर्षीय योजना में जो है परिवार नियोजन कार्यक्रम को लाया गया था, तो ये एकदम सही है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल की बात करें तो 1969 से 1974 तक का ईस्वी रहा था। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था 1971 में बांग्लादेश के अलगाव वाले मामले पे। और उसी साल बांग्लादेश 16 दिसंबर 1971 को जो है एक स्वतंत्र राज्य बनता है पाकिस्तान से अलग होके, ठीक है। इसके अलावा इसी पंचवर्षीय योजना यानी चौथा पंचवर्षीय योजना, फोर्थ 5 ईयर प्लान में जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, नेशनलाइज किया गया था। कब? 1969 में। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का, उस समय पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी थी, ठीक है। ये सभी बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने वाली जो संस्था है, जो बॉडी है, उसे क्या कहते हैं? योजना आयोग कहते हैं। योजना आयोग को टर्मिनेट कर दिया गया है कब? 2015 के अंदर। अब इसके स्थान पे क्या आ गया है? नीति आयोग आ गया है। क्या आ गया है? नीति आयोग आ गया है। इसके अलावा योजना आयोग कुल कितने पंचवर्षीय योजना का निर्माण करा? तो 12, है ना। अंतिम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या रहा? 2012 से 2017, लेकिन इसे बीच में ही 15 में ब्रेक लगा के तोड़ दिया गया। इसके अलावा योजना आयोग के स्थान पे वर्तमान में नीति आयोग की स्थापना है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष, देखिए इसमें कुछ की पोस्ट होते हैं जो आपको ध्यान रखना है, प्रथम और करेंट के दोनों, ठीक है। तो प्रथम जरूर याद रखना, ये स्टैट्स फॉर्म से पूछे जाते हैं, और जो करेंट है वो तो करेंट फॉर्म से पूछे जाते हैं। करेंट वाले बदल सकते हैं, लेकिन प्रथम वाले कभी बदलेगा हो? नहीं बदलेगा ना, तो स्टैट्स फॉर्म से पूछा जाएगा, ठीक है। तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष जो थे ये अरविंद पनघरिया थे, और प्रथम सीईओ जो है ये सिंधु श्री खुल्लर है। और प्रथम महिला सीईओ पूछे ना तो भी सिंधु श्री खुल्लर ही होगी, क्योंकि ये खुद में महिला ही तो है, सिंधु श्री खुल्लर, है ना। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष जो है ये सुमन बेरी हैं, और सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम है। बीवीआर सुब्रमण्यम जो है परमेश्वरम साहब का स्थान लिए हैं, और सुमन कुमार बेरी जो है राजीव कुमार का स्थान लिए हैं। और अध्यक्ष कौन होते हैं भैया? तो पीएम होते हैं। ये तो आप भी जानते हैं, जो नरेंद्र मोदी होंगे, ठीक है। नीति आयोग, अंतरराज्यीय परिषद, राष्ट्रीय विकासीय परिषद, है ना, इन सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी जरूर रखना है। देखिए यहाँ पे मैंने इन तीनों को एक साथ जरूर इसलिए रखा हूं कि नीति आयोग, अंतरराज्यीय परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, इन तीनों ही संस्था के जो चेयरमैन होते हैं ये आधिकारिक तौर पे प्रधानमंत्री होते हैं। जैसे आप अपर सदन जो है हमारा, राज्यसभा जो है हमारा, उसका जो अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी उपराष्ट्रपति होते हैं। तो इसी प्रकार से, ठीक है। इसके अलावा एन एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? देखिए एन एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ एन एरिया ऑफ डार्कनेस? देखिए एक तो है आपका एन ईरा ऑफ डार्कनेस, ठीक है, एन ईरा ऑफ डार्कनेस ये पुस्तक है, और एक है आपका एन एरिया ऑफ डार्कनेस जो ये मतलब प्रश्न है। तो जो एरिया ऑफ डार्कनेस है ये बीएस नायपाल के द्वारा लिखा गया है, वीएस नायपाल के द्वारा लिखा गया है। और जो एन एरिया ऑफ डार्कनेस है, एरिया का मतलब युग होता है ना, तो एन एरिया ऑफ डार्कनेस जो है इनके लेखक शशि थरूर है। तो इन दोनों क्वेश्चन में काफी कंफ्यूजन क्रिएट रहते हैं कि भैया कि कौन होगा, किसका होगा। तो एक बार अच्छे से समझ लीजिए, जो एरिया है, एरिया मतलब लोकेलिटी, एक क्षेत्र से यहाँ पर मतलब है।
तो अंधेरों का एक क्षेत्र या फिर अंधेरों का एक कस्बा कह सकते हो एरिया को, है ना। तो इसके लेखक है BS नैपाल। और जो बड़ा है, पूरे इरा है, पूरे युग ही अंधेरा में है, तो ये लिखे हैं शशि थरूर। दोनों बात ध्यान रहेगा। इसके अलावा मिडनाइट चिल्ड्रेन के लेखक आपका कौन है? सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी की एक पुस्तक सेम भी है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, खाने वाला सेम नहीं, सेम है ना। इसके अलावा गुलामगिरी एक जो पुस्तक है, ये गुलाम भारत की पुस्तक है ना, इसके बाद आज़ादी के बाद लिखे गए हालांकि, है ना, ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखे गए हैं और ये मराठी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। CGL 2022 में आया हुआ ये क्वेश्चन है ना। इसके अलावा ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना करा। कब करा? 1873 में करा। कहां पर करा? महाराष्ट्र के अंदर करा, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा सावित्रीबाई फुले, ये ज्योतिबा फुले के पत्नी थी, तो ये भारत की प्रथम महिला शिक्षक है। देखिए महाराष्ट्र से 2-3 आदमी को जरूर पूछा जाता है, एक तो रमा देवी को पूछा जाता है ना, एक सावित्रीबाई फुले को पूछा जाता है लेडीज के अंदर, तो जरूर ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो पहला बालिका विद्यालय की मतलब स्थापना हुआ था, ये भी महाराष्ट्र के अंदर, दोनों दंपति यानी सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले के प्रयास से ही हुआ था। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, आर्य समाज दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज कलकत्ता के अंदर स्थापित किए गए, आर्य समाज बम्बई के अंदर स्थापित किए गए। ब्रह्म समाज 1828 में बना था, आर्य समाज 1875 में बना था। तो ये सभी बातों को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा गो बैक टू वेदास की नारा भी जो है आपका कौन दिए थे? दयानंद सरस्वती दिए थे। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक कौन लिखे थे? तो ये भी दयानंद सरस्वती ही लिखे थे। तो ये बात ध्यान रखेंगे आर्य समाज के बारे में, ठीक है। इसके अलावा हमारा अगला प्रश्न है, अब्दुल करीम खान बिलोंग्स टू व्हिच घराना ऑफ हिंदुस्तान म्यूजिक, है ना। जो अब्दुल करीम खान है, ये हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने से संबंधित है? देखिए SSC का जो है ना आर्ट एंड कल्चर काफी पसंदीदा क्षेत्र है, जिसमें घराना पूछ देता है तो हम जो है सर पे हाथ लेने लगते हैं, क्योंकि ये इसमें क्वेश्चन फिक्स नहीं कि कहाँ से पूछा जाएगा और किसी एक किताब में ये मिलता भी नहीं है, ये भी आप जानते हैं। तो घराना जो है ना, ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। 10-20 आदमी की घराना जान लीजिए जो बार-बार रिपीट होते हैं, आपका काम वहीं से होगा, है ना। तो ये किराना घराना से है जी, है ना। करीम खान भी किराना घराना से है, पंडित भीमसेन जोशी भी किराना घराना से है, गंगूबाई हंगल भी किराना घराना से है, ठीक है। गंगूबाई हंगल के बारे में भी पूछा गया था कि ये किस राज्य से ताल्लुकात रखते थे, तो कर्नाटक से। पंडित भीमसेन जोशी भी कर्नाटक में ही जो है जन्म लिए थे, तो ये भी बात ध्यान रखेंगे। ये दोनों ही प्रश्न आपके MTS में आ चुका, ठीक है। दोनों ही प्रश्न जो है MTS में आ चुका। अब MTS को आप क्या सोच रहे हैं, है ना, MTS किसी UPSC से कम थोड़ी है ना। इसके अलावा पंडित बिरजू महाराज किस घराने से भैया? तो ये लखनऊ घराने से पंडित बिरजू महाराज। क्या प्ले करते थे? तो ये तो सबसे पहले कथक डांस से संबंधित है ना, पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज का जो है ओरिजिनल नाम ब्रजभूषण मिश्रा थे। क्या थे? ब्रिजभूषण मिश्रा, ब्रिजभूषण मिश्रा। इनके जो है पिछले साल देहांत हो गए थे 83 वर्ष की उम्र में मुंबई के अंदर, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। पंडित किशन महाराज बनारस घराना से है। अब मैं आपको एक छोटा सा क्लू दे देता हूं यहाँ पे कि अगर महाराज शब्द लगा रहे और घराना पूछ ले तो जनरली जो है ना आप जो है क्या मारोगे, या तो बनारस घराना या फिर लखनऊ घराना, इन दोनों में से ज्यादातर होते हैं, ठीक है। और बनारस घराने से जो भी जुड़े हैं वो ज्यादातर तबला प्ले करते हैं, ठीक है। और लखनऊ घराने से जो भी जुड़े हैं वो कथक नृत्य से संबंधित होते हैं, ठीक है। तो ये बात सब कुछ ध्यान रखेंगे तो आपको जो है ऑप्शन छांटने में मदद आ सकता है ना। मैंने और भी बता रखा है शास्त्रीय संगीत के बारे में कि भाई रेड्डी फैमिली रहे, जैसे राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, दीपिका रेड्डी, जो भी रेड्डी है, वेदांतम सत्यनारायण वगैरह में, ये सभी जो है कुचिपुड़ी से संबंधित है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इसके अलावा झावेरी बहन है, दर्शना, नयना, सुवर्णा, ये जो भी झावेरी बहन है ये सब मणिपुरी से संबंधित है। महाराज सरनेम वाला जनरली जो है कथक से संबंधित होता है। सिंह सरनेम जो भी होता है ये जनरली मणिपुरी से ही संबंधित, जैसे अमली सिंह, आतंब सिंह, है ना। इसके अलावा गोपाल सिंह, सोनरिक सिंह, ये सभी जो है मणिपुरी के प्रमुख कैरेक्टरों में से हैं, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ते समय प्रधानमंत्री के रूप में कौन पदासीन थे?
हु वाज होल्डिंग द पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर व्हेन फंडामेंटल ड्यूटीज यू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब यहाँ पे क्या होगा, एडेड जब एडेड किया गया फंडामेंटल ड्यूटीज को तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के। इस प्रकार से पूछे गए। सबसे पहले भैया जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये कब एडेड किए गए, 1976 में। अमेंडमेंट नंबर क्या था, 42वां, 42वां संविधान संशोधन। अब 42वां संविधान संशोधन के बारे में मैंने सबसे जो पहला वीडियो सीजीएल पे प्रोवाइड कराया हूं, इसके सारे गुणधर्म के बारे में जो भी प्रॉपर्टीज हैं सभी को मैंने डिस्कस कर लिया था, यहाँ पे नहीं करूंगा, टाइम किल होगा, ठीक है। इंदिरा गांधी थे उस समय 1976 में आपका प्राइम मिनिस्टर। उसी समय 42वां संविधान संशोधन के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे। अब 42वां संविधान के बारे में, संशोधन के बारे में ये सभी के सभी कुछ है, तो मैं सीधे स्किप करके आगे निकल जाता हूं, क्योंकि मैं ये सब कुछ बता रखा हूं आपको पहले वीडियो में। मुझे अच्छे तरीके से याद रहता है, आपको है ना, आप लोग ना भूल जाते हो, हमें तो याद ही रहता है भैया, है ना। इसके अलावा 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम में निम्नलिखित में से किस खेल को शामिल नहीं किया गया था। देखिए सबसे पहले जो 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ, 21 वाला, 21 में नहीं, है ना, तो ये जो है इसमें 5 नए खेलों को जो है शामिल किया गया था, 5 गेम्स को। अब ये 5 गेम्स कौन कौन है ये आपको जरूर ध्यान रखना है, आने वाले समय में टॉप प्रायोरिटी के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स वाज नॉट इंक्लूडेड इन 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स, है ना, तो इसमें कौन से शामिल नहीं करा गया था, तो ये जो सबसे पहले 5 शामिल करा गया था, ये अगर पता होगा तो आप ऑप्शन छाड़ दोगे। तो ये 5 में एक मलखंभ है, मलखंभ जो है ये जनरली एमपी में प्रचलित है सबसे ज्यादा, ठीक है। इसके अलावा गटका है, इसके अलावा कलारापट्टू, साउथ का जो है एक कराटा टाइप से कलारापट्टू होता है। एक थांगटा जो है ये भी आपका मार्शल आर्ट टाइप का नृत्य है, ठीक है। थांगटा तलवार लेके होती है ना, नॉर्थ ईस्ट का है। इसके अलावा योगासन, ये 5 खेल को जो है शामिल करा गया था खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में कितने खेल हो गए, 5। इसके अलावा आपसे कुछ भी खेल का नाम देगा तो वो इंक्लूड नहीं किया गया था। नवीनतम खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन जो है मध्य प्रदेश के 8 शहरों में हुआ। 2022 वाला खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में कराया गया था, ठीक है। इसमें जो है ये 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम का संस्करण होगा। और इसमें पदक टैली की बात करें तो सबसे अधिक पदक जो है महाराष्ट्र ने प्राप्त किया है। खेलो इंडिया यूथ गेम जो मध्य प्रदेश में हुआ था 2023 वाला, ये 2023 में हुआ था, 22 वाला ये 5वां संस्करण है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो है सबसे अधिक पदक महाराष्ट्र को मिला 161, है ना। तो ये बात जरूर ध्यान रखना है। पिछला खेलो इंडिया यूथ गेम जो है हरियाणा के पंचकुला में हुआ था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा प्रथम खेलो इंडिया यूथ गेम जो फर्स्ट वाला का जो इनॉग्रेट किया गया था ये आपका कहाँ पे, दिल्ली में किया गया था, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अब पिछले साल एक खेल हो गया, अभी देखिए इसको स्किप कर रखा है, लेकिन ये स्किप करने वाला है नहीं, है ना। देखिए 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात में हुआ था, ये वाला अभी स्किप कर दिया है एग्जामिनर। एमटीएस में कभी भी जो है नहीं पूछा इस चीज को, लेकिन मुझे ताज्जुब लग रहा है कि क्यों नहीं पूछा, है ना। इसके अलावा ये पूछे जरूर जाएंगे, आप ध्यान रखते रहिए। 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पे हुआ थे, गुजरात में हुए थे। और इस खेल में पूछा जाता है कि भाई कितने खेल शामिल थे, तो 36 खेल भी शामिल थे। ये बड़ी अच्छी बात है याद करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो विजेता घोषित किया गया था ये सर्विसेज टीम को घोषित किया गया था, क्योंकि सबसे अधिक गोल्ड इन्होंने ही जीता था। ओवरऑल पदक यहाँ भी महाराष्ट्र ही ज्यादा जीता था 36वें राष्ट्रीय खेल में, लेकिन विजेता नहीं बने। इस खेल का कुछ नियम होता है कि जिसके पास गोल्ड ज्यादा रहता है वही विजेता होता है, तो सर्विसेज बना था, ठीक है। इस साल 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन होना है 2023 के अंदर, ये आपका गोवा में होने वाला है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा किस त्योहार का आयोजन 1 से 10 दिसंबर के बीच में किया जाता है। कल हमने एमटीएस वाली प्रैक्टिस सेट की वीडियो जो बनाया था, जो बच्चे ये क्वेश्चन देखा होगा ये इजीली वे में इसका आंसर दे पाएगा। और इस प्रकार के हमने 5 त्योहारों को बताया था, क्योंकि अब इस फॉर्म में भी क्वेश्चन आने लगा है कि फला त्योहार कितने दिनों तक चलती है, ठीक है। तो टीसीएस अगर एक बार अपना ढर्रा पे पकड़ लेता है तो जल्दी नहीं छोड़ता है, बहुत दिन तक ढोता है, कैरी करता है ना। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज सेलिब्रेटेड बिटवीन 1 to 10 दिसंबर, है ना। तो होता है हॉर्नबिल। हॉर्नबिल कहाँ का त्योहार भैया, तो ये नागालैंड की त्योहार है। हॉर्नबिल को त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। इसके अलावा बतुकम्मा तेलंगाना में रहता है बतुकम्मा, ये फूलों का त्योहार है। और ये इसमें जो है गौरी देवी की पूजा होती है, पार्वती की पूजा होती है, महागौरी की पूजा होती है। इसके अलावा धनु यात्रा उड़ीसा की त्योहार है ना, इसे भी ध्यान रखेंगे। देखिए यात्रा से 3 प्रकार का है, एक खाली यात्रा कहेगा तो पश्चिम बंगाल मारना है, धनु यात्रा कहेगा तो उड़ीसा मारना है, मेदराम यात्रा कहेगा तो
तेलंगाना मारना है। तो अपने पास यात्रा वाला 3 प्रश्न है। ठीक है, मकर संक्रांति कब मनाए जाते हैं भैया? जनवरी में। किस देवी देवता की पूजा होती है? पूछा गया अभी एमटीएस में, सूर्य की पूजा होती है, भगवान सूर्य की, है ना। इसके अलावा नववर्ष वाला जो है ये सीट मैंने एमटीएस में, पूरा एमटीएस सभी बच्चों को दिखाया। जो सीजीएल वाले बच्चे हैं अभी से ही इसको जो है कंठस्थ कर ले कि ये नववर्ष की त्योहार जो है किस राज्य में किस नाम से जाना जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, है ना, यहाँ पे आप देख लीजिए चेरोवा। चेरोवा जो है ये मणिपुर है, यहाँ पे मणिपुर है, यहाँ पे चेरोवा मनाया जाता है। बैसाखी पंजाब और हरियाणा के अंदर, नवरेह जम्मू कश्मीर और लद्दाख वगैरह के अंदर, शीतल बिहार आदि साइड में, है ना। इसके अलावा गुड़ी पाड़वा महाराष्ट्र में, उगादी कर्नाटक के कुछ पार्ट में, लेकिन मेन अगर आपसे कहेगा उगादी के बारे में तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा पोतांदु तमिलनाडु, बीसू केरला। तो ये सब जो नववर्ष कहाँ पे किस नाम से जानते हैं अच्छे से जरूर कवर करके जाएं, अभी से करके रखें, तैयारी में रहें, कमर कस लें, है ना। क्योंकि भैया एग्जाम बार बार जो है तो वो 2 दिन पे तो आती नहीं है, बहुत इंतजार करने के बाद भैया एग्जाम आता है। तो इस ओकेजन को पहले से ही क्यों नहीं इतना तैयारी कर लें कि बाद में पछताना ना पड़े, है ना। आप जहां से भी पढ़ते हैं पढ़ते रहें, लेकिन हम जो पढ़ाते हैं उसको भी किसी कोने में एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि हमें जो है पढ़ना ही पढ़ना है, और जो चीज नहीं आया उसे नोट करते चले कि अच्छा तरीका बता रहा हूँ, है ना। वर्ष 2023 का सेकंड लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? हालांकि अभी वितरित नहीं किए गए हैं, है ना। हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द सेकंड लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड फॉर द ईयर 2023, है ना। तो ये आपका है आशा भोसले। आशा भोसले को दिया जाएगा दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। अगर आपसे कोई पूछे कि पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसे मिला था, तो नरेंद्र मोदी को मिला था। थोड़ा सा अटपटा लग रहा है कि कहाँ ये प्राइम मिनिस्टर और कहाँ ये संगीत के नाम पे पुरस्कार, तो लेकिन ये जो सच है तो सच है, दिया गया था वह, है ना। लेटेस्ट दादा साहब फाल्के पुरस्कार की जो बात करी जा रही है ये आशा पारेख को दे जाने के बाद करी जा रही है। ठीक है, इसके अलावा दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड फेस्टिवल का भी आयोजन किया गया। तो इसमें आलिया भट्ट को जो है जीतो धन धनाधन जियो सिनेमा पे जो एडवर्टाइज करती है, कार जीत रहे हैं हर दिन 2-4 कार, तो हम भी जीत गए हैं, है ना। तो ये आलिया भट्ट को जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है रणवीर कपूर को चुना गया है। ठीक है, पीएच पैमाने का पता किसने लगाया था? तो पीएच पैमाने का पता जो है सोरेनसन महोदय ने लगाया था। अब ये सोरेनसन महोदय पीएच पैमाना का पता तो लगा दिया, पीएच के पैमाने के बारे में हमें भी पता होना चाहिए। तो मैंने पहले ही बता रखा है इसके बारे में कि 7 रहेगा तो न्यूट्रल होता है कोई भी चीज। जैसे जो है आपका प्योर वाटर जो है ये आपका क्या होता है, तो न्यूट्रल होता है, शुद्ध होता है ना। इसका पीएच 7 हो जाती है। ठीक है, 7 से अधिक होगा तो अल्कलाइन हो जाता है, क्षारीय हो जाती है। ठीक है, 7 से कम होता है तो एसिटिक हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। अब कब आप कहोगे कि भाई प्रबल अम्ल है या प्रबल क्षार है, जो हिंदी में, चलो कब आप कहोगे कि भाई स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं है, कमजोर एसिड है, वीक एसिड है। तो मैंने बताया था कि जिसकी पीएच मान जितनी कम रहे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जैसे एक का पीएच मान 2 है और एक का पीएच मान 5 है, ये दोनों ही एसिड है क्योंकि 7 से कम है। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? तो जिसका पीएच मान 2 है। ठीक है, लेकिन क्षार में जस्ट उल्टा है, एक का मान लीजिए 8 है और एक का मान लीजिए 9 है पीएच। तो आपको कहेगा कि भाई इन दोनों में स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, तो आप कहोगे जिसका पीएच मान 9 है ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, समझ गए क्या समझाना चाह रहे हैं। इसके अलावा यही चीज जो है यहाँ आपके बीच में लिखा गया है, जो मैंने मौखिक रूप से समझाया। आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर करता है कि जो आदर्श मिट्टी होती है उसकी पीएच मान कहाँ से कहाँ तक रहनी चाहिए, तो भैया 5 से 6 तक रहनी चाहिए। इसके कहने का मतलब है कि मिट्टी जो है हल्की अम्लीय होनी चाहिए, है ना, हल्की अम्लीय होनी चाहिए अच्छी पैदावार के लिए। 5 से 6 है मतलब 7 तो है नहीं कि न्यूट्रल होगा, और 5 से 6 है मतलब 7 के बिल्कुल करीब है, तो है ना, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, मतलब हल्की जो है एसिटिक होनी चाहिए आपका क्या, मिट्टी की प्रवृत्ति, है ना। अब ज्यादा अम्लीय और ज्यादा क्षारीय हो जाता है तो जिप्सम और चूना मिला मिला के जो है मिट्टी को पुनः बैलेंस किया जाता है। ठीक है, कुछ यहाँ पे तत्व हैं जिनके पीएच मान है, जैसे दूध का 6.4, है ना। इसके अलावा रक्त का 7.4, नींबू का 2.4, लार का 6.5। तो ये बात ध्यान रखेंगे। देखिए लार से क्वेश्चन और आ जाता है, इसमें कौन सा एंजाइम होता है, तो लार में जो है टैलिन नामक एंजाइम होता है
जिसीलिए भोजन की पाचन जो है मुंह से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यही टैलिन जो है भोजन में आए हुए मांड या स्टार्च पर पाचन जो है स्टार्ट कर देता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। लार आ गया तो बता दिया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। देखिए यहाँ से काफी बार क्वेश्चन आपसे आ जाता है, एसएससी में जो है नदियों को भी टारगेट पे ही रखा रहता है, एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे जो नदियां हैं इसमें जो आपका ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, इसमें आपको पहचानना है। तो आपको देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। दिबांग नदी, ये तो है लोहित नदी, धनश्री नदी, तीस्ता नदी, मानस नदी, महानंदा नदी। तो महानंदा नदी जो है ये गंगा की सहायक नदी है, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है ये तिब्बत के चेमाड्यूंग ग्लेशियर से होती है। तिब्बत से दो नदी और निकलती है, एक तो सिंधु निकलती है और एक आपका सतलज निकलती है, ठीक है। तो इन दोनों को भी ध्यान रखेंगे। सिंधु और सतलज नदी तिब्बत से ही निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिंगत में शाम को कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित माजुली ये दुनिया की सबसे बड़ा जो है रिवर आइलैंड है, इसे भी ध्यान रखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। देखिए दोस्तों, इस पीडीएफ में तो बहुत सारे प्रश्न है, अभी जिन्होंने भी जितना मैंने टाइप किया है, अब मैं इतना एक्स्ट्रा फैक्ट ले लेता हूं कि टाइम ज़्यादा लग जाता है और आप लोग कमेंट करते हो कि वीडियो को शॉर्ट करें। तो ये जो बचा हुआ प्रश्न है हम दूसरे वीडियो में लेकर के आ जाएंगे। आधे घंटे की वीडियो हो गए हैं, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टुडे एग्जाम पे निःशुल्क मिल जाती है, तो पीडीएफ जरूर प्राप्त कर ले। वीडियो देखने के बाद पीडीएफ से प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है। कल जो है आप लोगों के लिए हिस्ट्री की प्रैक्टिस सेट की वीडियो मैं लाऊंगा, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। एक हिस्ट्री की ऐसा वीडियो जो 30 मिनट के अंदर ही आपको हिस्ट्री को पूरा जो है खंगाल के रख देगा, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाऊंगा तो 5 पन्ना जो है आपको सलन्नत काली पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं। जो क्वेश्चन आएगा वही पढ़ाऊंगा, जो क्वेश्चन आने की संभावना है उतना ही पढ़ाऊंगा हिस्ट्री से। खास करके एमटीएस में हिस्ट्री की जो है वेटेज काफी ज्यादा है, 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो कल मुझे आप लोगों को प्रोवाइड करा देना चाहिए, जिनकी भी एग्जाम है भला हो जाए, है ना। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।